हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र चौधरी और आप सभी का वीआईपीएम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। मॉक टेस्ट नंबर जो 4 है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया है और मजा आ जाएगा आज के सेशन में। आपको बहुत ही प्यारा पेपर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, लास्ट के अंदर आपको एक पैसेज का क्वेश्चन मिलेगा। आपको पता है जो बच्चा पटवार की या स्टेट की वैकेंसीज की तैयारी कर रहा है उसमें पैसेज का बहुत बड़ा रोल है, पैसेज और इनपुट आउटपुट का। तो पैसेज के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से हैंडल करना है, कितना जल्दी करना है। पेपर को भी आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर क्या पेपर आसान आएगा या टफ आएगा। तो भाई मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं। पेपर पहले सीटी डायरेक्ट पटवार एग्जाम होता था, अब सीटी के थ्रू अगर पेपर बन रहा है उसके बाद अगर पटवार का पेपर हो रहा है तो मॉडरेट लेवल में पेपर आपको मिलेगा। आसान भी नहीं होगा, ज्यादा टफ भी नहीं होगा। पेपर को घर बैठ के सोल्व करते हैं तो आसान लगता है, लेकिन पेपर को अगर एग्जाम हॉल में सोल्व करते हैं तो वही क्वेश्चन आपको खाने को दौड़ते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो घर आने के बाद अंदाजा ना लगाएं या पेपर मिलने के बाद अंदाजा ना करें। ऑन द स्पॉट जब आपको क्वेश्चन सामने मिलता है तब आप जज करके बताएं कि आपसे क्वेश्चन कितना जल्दी हो रहा है या आपसे हो भी पा रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इससे जज किया जाएगा पेपर का। तो मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा जिसका नाम है फिलिंग द ब्लैंक सीरीज। फिलिंग द ब्लैंक सीरीज को आप कैसे हैंडल करोगे फटाफट समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो भी, सबसे पहला काम है काउंट करना। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। काउंट कर लिया। टोटल बताइए कितने अल्फाबेट बने? 20। अब 20 में जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाओगे तो 5-5 के भी जोड़े बन सकते हैं और 4-4 के भी जोड़े बन सकते हैं। तो पहला काम है 5-5 के जोड़े बनाने। बड़े जोड़े बनाइए। तो जोड़े बनाओगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, उसके बाद में 5, 1 2 3 4 और 5 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब नोटिस करो लास्ट का अल्फाबेट देखो मैच हो रहा है, एन एन और एन, तो कंफर्म है यहां पे भी एन आएगा। ठीक है, अब सेकंड अल्फाबेट देखो, सेकंड अल्फाबेट डी है, टी है, सेकंड अल्फाबेट टी है, सेकंड अल्फाबेट टी है, तो कंफर्म है यहां पे भी टी मिलेगा। तो बताइए स्टार्टिंग में टी और एन कहां पे है? तो टी और एन को चेक करोगे तो आपका ये भी कट हो गया और आपका ये भी कट हो गया, टी और एन मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और चेक कीजिए, सेकंड लास्ट बताइए क्या है? सेकंड लास्ट एन के बाद आर, एन के बाद आर, तो यहां पे भी आर आएगा। लास्ट में आर मिलना चाहिए। बताइए यहां पे आर है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा और आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो क्या बन गया अभी? सी टी पी आर एन डी एन, उसके बाद सी के बाद अगला डी है, डी के बाद मैं समझता हूं अगला यहां पे ई आ जाएगा, उसके बाद यहां पे आ जाएगा एफ आ जाएगा। पहला अल्फाबेट आपका बढ़ता जा रहा है, सी डी ई एफ, पहला अल्फाबेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो टी के बाद क्या मिलेगा बच्चे? यहां पे पी मिल जाएगा आपको, ये लीजिए पी। टी के बाद यहां पे भी क्या मिल जाएगा? पी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपका बन जाएगा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अभी अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन अभी अल्फाबेट का, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा सोच के देख लीजिए, ए बी सी के बाद में अगला डी ई एफ यहीं पे है, दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्ट एक मिलने के बाद एक छोड़ा, एक मिलने के बाद एक छोड़ा, अगले पे चले गए, इस बार भी अगले पे जाएंगे। ठीक है, अब नोटिस करो ए बी सी बना है, फिर डी ई एफ बना है, तो कह सकता हूं क्या बीच में जी आएगा? जी के बाद अगला एच और उसके बाद अगला आई, ऐसे बनेगा। तो बताओ जी एच आई किसके अंदर है? सेकंड थर्ड वाले के अंदर है। आगे बात समझ में? जिस प्रकार जापान का रिलेशन है हरा तीतर के साथ, तो भारत का रिलेशन किसके साथ होगा? देखो बोलते हैं ना पक्षी, जो इनका जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हरा तीतर है, और हरा तीतर लगभग आप ध्यान रखना बिल्कुल मोर के जैसा ही दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर पक्षी है, मोर के जैसा ही दिखेगा ये। ठीक है, तो जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हरा तीतर है, तो भारत का क्या हो जाएगा बच्चे? मोर हो जाएगा। चलें आगे। अगला ये आगे आपके सामने एनालॉजी का क्वेश्चन, फटाफट इसको सोल्व करते हैं। 13 का रिलेशन है 96 के साथ, 18 का रिलेशन है 131 के साथ। क्या रिलेशन बनाया है समझिए अच्छे से। 13 7 91 प्लस में 5 जोड़ दिए, 13 7 91 प्लस में 5 जोड़ोगे 96। अगला 18 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा? 18 इंटू 7 करोगे तो आएगा 126, और 126 प्लस में 5 जोड़ोगे तो आपका 131 ही आएगा।
आगे बात समझ में? ऐसा कैसा यहां कर देंगे, प्लस में 5 हो चुका है, 14 इंटू 7 प्लस में 5, 14 साती 98, 98 प्लस में 5 जोड़ोगे तो कह सकता हूं क्या 103 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। बताइए बच्चों, समझ में आ गया? साथ साथ में सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, आपका दैनिक कर्तव्य है, दैनिक जिम्मेदारी है। अंधेरे का रिलेशन प्रकाश के साथ है, तो बताओ प्यास का रिलेशन किसके साथ होगा? तो ये आपस में अपोजिट है, ठीक है। एक तो आपको पता है नोनियम्स और सिनोनियम्स होते हैं, टोनियम्स होते हैं, तो अपोजिट आपको पता होनी चाहिए। अपोजिट शब्द अंधेरा प्रकाश, तो प्यास का रिलेशन किसके साथ होगा? पानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विषम अल्फाबेट को चुनिए। विषम सीरीज को, विषम ऑप्शन को चुनना है। ओड वन आउट वन का क्वेश्चन आ चुका है, क्लासिफिकेशन टॉपिक का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो देखो बच्चे, फटाफट दिमाग लगाइएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एच का उल्टा एस, हनी सिंह इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर, ठीक है। ईवी इवनिंग आ जाएगा, फादर अंकल, एफ का उल्टा यू, सी एक्स कोरेक्स, डी का डब्ल्यू दूध वाला। तो कह सकता हूं क्या अपोजिट अल्फाबेट का पार्ट बना है, अपोजिट अल्फाबेट का पार्ट बना है। इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो देखो ओ का अपोजिट क्या होता है? एल होता है, एम नहीं होता। और पी का अपोजिट क्या होता है? पी का के होता है, एल नहीं होता। एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। और आपको पता है एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। तो बाकी यहां तो अपोजिट वाला पार्ट चल रहा है, यहां तो अपोजिट वाला पार्ट चल रहा है, जबकि इसके अंदर अपोजिट वाला पार्ट नहीं चल रहा, ठीक है। ये ज्यादा सही रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको बताना इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा। ये भी आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है। 6 का रिलेशन 125 के साथ, 10 का 729 के साथ, 9 का 512 के साथ, 5 का 343 के साथ। आपको एक छोटा सा काम करना, -1 करके क्यूब कर दो। 6 में से 1 घटाया 5, 5 का क्यूब 125, डन है। उसी प्रकार 10 में से घटाओ, 10 में से घटाओगे 9, 9 का क्यूब 729, 9 में से घटाइए, 9 में से घटाओगे 8, 8 का क्यूब 512। लेकिन अगर आप 5 में से 1 माइनस करोगे तो आपको पता 4 आएगा, और 4 का क्यूब कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। 64 की जगह 373 दे दिया और 343 दे दिया। 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब हो जाएगा 343, तो ये अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगला है रूबी और जूही बहनें हैं, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा जूही के पिता हैं, चलो बहुत बढ़िया है। तो चलो पहले तो रूबी और जूही को बना देते हैं। ये लीजिए, ये आगे रूबी बताइए, रूबी और कौन कौन बहनें हैं? जूही। ये लीजिए, रूबी और जूही बहनें हैं, डन है। कृष्णा है वो जूही के पिता का पिता है। कौन? कृष्णा। ये लीजिए आ गया कृष्णा। तो कृष्णा जूही के पिता का पिता है, मतलब दादा है, तो इसका भी दादा होगा, रूबी का भी। आगे क्या बोला? रेशमा अरविंद की मां है, रेशमा अरविंद की मां है। तो छोड़ो इस लाइन को, बाद में काम में लेंगे। अरविंद रोहित का पिता है, अरविंद रोहित का पिता है, अरविंद रोहित का पिता है, छोड़ो बाद में काम में लेंगे। जो रूबी का इकलौता भाई है, जो रूबी का इकलौता भाई है, जो किसके लिए आता है? जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो रूबी का इकलौता भाई कौन हो जाएगा? रोहित हो जाएगा, रूबी का इकलौता भाई। तो ये लीजिए, ये आ जाएगा रोहित। तो रोहित है वो रूबी का भाई हो गया भाई, रोहित रूबी का भाई, ठीक है। आगे क्या बोला? अरविंद है वो रोहित के पिता हैं। तो अरविंद अगर रोहित के पिता होंगे तो मेरे हिसाब से यही होंगे, और इनका नाम क्या है? अरविंद है, ये आ जाएगा अरविंद, और तो कोई बनेगा ही नहीं। ये लीजिए प्लस का निशान है। अरविंद जूही के भी पिता हैं, रूबी के भी पिता हैं, और रोहित के भी पिता हैं। आगे क्या बोला? एक लाइन और थी, रेशमा अरविंद की मां है, रेशमा अरविंद की मां है, तो ऊपर जाएगी। तो ये लीजिए, मतलब कृष्णा की वाइफ है, तो यहां पे कौन आ जाएगी? रेशमा। ये आगे रेशमा, और रेशमा किसकी मां है? अरविंद की मां है। तो कंफर्म है कि कृष्णा की तो वाइफ हो गई एक तरीके से। अब पूछा क्या है? कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? रोहित से क्या संबंध है? तो एक बात बताओ, रोहित का पिता कौन? अरविंद, और अरविंद का पिता कौन? कृष्णा। तो जो आपके पिता का पिता होता है वो दादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? बी वाला हो जाएगा कि कृष्णा है वो रोहित के पिता है, ठीक है। चलो भाई डन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक और आ गया, परिवार में 7 सदस्य हैं जिनका नाम HIJKLMN है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला? HK की मां है,
ओ तेरी, ठीक है। एच है वो के की माँ है। और कोई इंफॉर्मेशन है कि एच और के के बारे में? छोड़ो, एक बार इसको बाद में काम में लेंगे। आगे बोला जे और एल, एच और एम के दो ही बच्चे हैं, तो चलो बच्चों बना लेते हैं। एच है, एच के की माँ है, ये लीजिए, एच के की माँ है, माँ है, ठीक है। आगे क्या बोला? अभी आगे बात करते हैं। आगे बोला जे और एल, एच और एम के दो ही बच्चे हैं, एच और एम के बच्चे हैं, एच और एम के बच्चे हैं। अगर ये महिला है तो ये पुरुष है, और एच और एम के दो ही बच्चे हैं। कौन कौन है? जे और एल, वो जे और एल यहां पे आ जाएंगे। जे एम की इकलौती बेटी है, जे है एम की इकलौती बेटी है, तो ये जे हो जाएगी, बेटी हो गई। और अगर ये बेटी हो गई तो दूसरा एल है, एल क्या हो जाएगा? बेटा। ये आपस में दोनों के दोनों बच्चे इन्हीं के हैं, ये बेटी है तो ये बेटा है, ठीक है। आगे बोला एन एल और आई का बेटा है, एन एल और आई का बेटा है, तो एन है वो एल और आई का बेटा है, तो ये लीजिए यहां पे आ जाएगा एन बेटा। एल और आई का बेटा है तो आई इस साइड आ जाएगा। अब आई का भी बेटा है तो आई महिला हो जाएगी, क्योंकि ये पुरुष है, ये पुरुष है तो ये महिला होगी। डन है। और इन दोनों का बेटा एन है। आगे बताओ क्या बोला? अभी आगे बोला एम एन से किस प्रकार संबंधित है? एम का एन से क्या संबंध है? तो एम का एन से बताना है, तो मैं कह सकता हूं क्या, एम है वो एल का भी पिता है, फादर है, और एल इसका भी फादर है, तो एम का एन से क्या संबंध है? तो पिता का पिता क्या होता है? दादा। तो आंसर आ जाएगा पिता का पिता, कि एम है वो एन का पिता का पिता है। आगे बात समझ में? इसके जेंडर के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। एच है वो के की माँ है, तो मतलब इसके जेंडर के बारे में एक बार कंफर्म नहीं है, अभी इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। चलो अभी अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? निश्चित कुट भाषा में खतरा को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को पायलट कहा जाए, पायलट को वकील कहा जाए, वकील को गायक कहा जाए, गायक को सेफ कहा जाए, तो बताइए वकालत करता है। पहले तो बताओ वकालत कौन करता है? वकालत करता है वकील, और वकील को क्या कहा जाता है? गायक। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? गायक आ जाएगा। जो कहा जाता है वो आपका आंसर होगा। डन है। अगला भाई FIKA, फीका को अगर ऐसे लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो अपोजिट अल्फाबेट का लॉजिक है बच्चे, अपोजिट अल्फाबेट। कैसे? एफ का अपोजिट है यू, फादर अंकल। इंडियन रेलवे, ये आ गया पीके मूवी, पीके, A to Z, अपोजिट अल्फाबेट। विलोम अक्षरों का खेला हो रहा है, विलोम अक्षरों का। बताइए मेरी बात समझ में आ गई? कर दो विलोम। ई का अपोजिट बताइए क्या होगा? यही बना देते हैं। ई का अपोजिट आ जाएगा V, H का हो जाएगा S, J का हो जाएगा Q, और Z का हो जाएगा A। आगे बात समझ में? ये बताओ A किसके अंदर है? तो A ये भी कट है, ये भी कट है, ये भी कट है, बस यही देखना था, पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? डन है। अपोजिट अल्फाबेट अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, शानदार तरीके से। क्लास के अंदर मैंने बता दिया है कि अपोजिट अल्फाबेट कैसे याद किए जाते हैं, वो आपको करने हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम बना दिया जाए। तो तार्किक और सार्थक क्रम बनाना है हमें। गेहूं, आटा, पकाना, पीसना और रोटी। रोटी का काम तो लास्ट का है, सबसे पहले तो वही गेहूं चाहिए। गेहूं और रोटी, सबसे पहले गेहूं आएगी, तो एक किसमें है? एक इसमें नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे पहले गेहूं और लास्ट में रोटी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। इतनी सी बात है। गेहूं, गेहूं के बाद में गेहूं को पीसेंगे, पीसने के बाद आटा बन जाएगा, आटा बनने के बाद उसको पकाना है, पकाएंगे, और लास्ट में अपन को रोटी मिल जाएगी। आगे बात समझ में? अगला है उस विकल्प का चुनिए जो दिए गए शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम बनाए। तो देश, महाद्वीप, शहर, गली, राज्य। तो गली तो सबसे छोटा पार्ट हो गया और महाद्वीप सबसे बड़ा हो गया, तो महाद्वीप सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है, और गली लास्ट में आना चाहिए। तो महाद्वीप 2 नंबर वाला सबसे पहले किसमें है? ये भी कट है, ये भी कट है, देखो 2 नंबर वाला नहीं है, 2 नंबर वाला नहीं है, सबसे पहले महाद्वीप आएगा। नहीं है, ये भी कट है, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। तो महाद्वीप, महाद्वीप के बाद अंदर कौन होगा? देश। देश के अंदर क्या होता है? राज्य। राज्य के अंदर होता है शहर, और शहर के अंदर क्या होती है? गलियां। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मिसिंग नंबर का। आराम से निकाल सकते हैं, झटके से लॉजिक निकालना है।
6 5 4 29, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 6 चौक 24, 24 और 5 कितने आ जाएंगे, 29, बात खत्म। 8 5 40, बनाने हैं 48, क्या बनाने 48, तो 8 5 40, 48 बनाएंगे तो यहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 40 40 और 8 है 48, डन है। अगला अल्फाबेट की मिसिंग नंबर सीरीज है, इसको सोल्व करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना सबको, चलो भाई। एफ कितने पे आता है, अल्फाबेट की सीरीज है ये। एफ आता है 6 पे, जे आता है 10 पे, एम आता है 13 पे, क्यू आता है 17 पे, टी आता है 20 पे। अब देखो 6 का 10 हो गया प्लस 4, 10 का 13 हो गया प्लस 3, 13 का 17 हो गया प्लस 4, 17 का 20 हो गया प्लस 3, तो प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, तो बच्चे अगली बार क्या आएगा, प्लस 4 ही आएगा। 20 में 4 जोड़ोगे 24 पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। बताओ सबको समझ में आ गया ना भाई, डन 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 डन। चलो 6 दोस्त एक वृत्त में, एक सर्कल में बैठे हैं, केंद्र की ओर फेस करके। 6 लोगों को बिठाते हैं भी, अच्छे से सेट करते हैं भाई। आज तो इतना बिना लाइटों के तो काला ही दिखाई दे रहा हूं भाई, टेक्निकल टीम। चलो लाइटें नहीं है, सबको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन तो प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, है ना। 6 लोगों को एक सर्कल में बिठाना है, बिठा दिया। क्या बोला, कनक सोना के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठी है। कनक सोना के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठी है। चलो छोड़ो एक बार, अगली लाइन क्या है, कपिल मीणा का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, और गोल्डी मीणा के दाईं और दूसरे स्थान पे है। तो सबसे पहले मीणा को बिठा लो, मीणा के बारे में कुछ ज्यादा ही जिक्र हो रहा है, ये लीजिए मीणा, ठीक है। ये जो मीणा, गोल्डी मीणा के दाईं और दूसरे स्थान पे है, तो दायां ये हो जाएगा 1 और 2, यहां पे कौन आ जाएगी भी, ये आ जाएगी, गोल्डी आ जाएगी। तो गोल्डी मीणा के दाईं और दूसरे स्थान पे है। और एक लाइन और है, कपिल किसके पास बैठा है, मीणा के पास में। तो कपिल यहां पे बैठ सकता है और कपिल यहां पे बैठ सकता है, लेकिन यही बिठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आगे एक लाइन है, वो लाइन क्या है, सोना कपिल और सुरेश के बिल्कुल निकटतम है। तो सोना कपिल और सुरेश के बिल्कुल पास में सोना है, तो कपिल यहां नहीं आ सकता। यहां कपिल आएगा तो यहां पे कौन आ जाएगी भी, ये आ जाएगी सोना, सोना आ गई भाई, ठीक है। और इस साइड कौन बैठ जाएगा, इस साइड बैठ जाएगा सुरेश, ये आ गया सुरेश, डन है। एक आदमी कौन बच गया भाई, सबसे पहली लाइन क्या, कनक, कनक सोना के दाईं और तीसरे स्थान पे है। कनक सोना के दाईं और तीसरे स्थान पे है, तो यहां पे कौन आ जाएगा आपका, भी कनक आ जाएगा, ये आ गया कनक, डन है। पूछा क्या है, गोल्डी के निकटतम दाएं में कौन बैठा है, गोल्डी के निकटतम राइट में कौन बैठा है, सुरेश। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन को करते हैं भी। 6 छात्र एक गोलाकार मेज में बैठे हैं भी, 6 लोगों को बिठाओ भी गोलाकार मेज में, 1 2 3 4 5 और 6, डन है। सबसे पहले बोला ए, ई और डी के दोनों के पास में बैठा है ए, इस लाइन को बाद में काम में लेंगे। अगला है ई सी के दाईं और तीसरे स्थान पे है, इसको उठा लो, ये लीजिए। ई है वो सी के दाईं और तीसरा स्थान है, 1 2 3, ये लीजिए। ई है वो सी के दाईं और तीसरे स्थान पे है। अब इसको उठा लीजिए, ये देखो काम की लाइन है। बी है वो ई के बायां दूसरा है, बी ई के बायां, तो ये लीजिए, बी ई के बायां दूसरा है। अगला है ई एफ का निकटतम पड़ोसी है, ई एफ का निकटतम पड़ोसी है। अब ई अगर एफ का निकटतम पड़ोसी है तो एफ यहां पे भी आ सकता है, एफ यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज पता है, एक चीज का ध्यान देना है, ए है वो ई और डी के बीच में बैठा है, तो ए अगर यहां पे होगा तो डी यहीं पे होगा। ए ई और डी के बीच में बैठा है तो कंफर्म है एफ यहीं पे होगा, ई है वो एफ के पास में बैठा है। आगे बात समझ में। पूछा क्या है, सी के तत्काल लेफ्ट में कौन है, सी के एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है, सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है। आगे बात समझ में। अगला इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक समूह में 5 लड़कियां हैं जिनका नाम दे रखा होगा कि दूसरी सबसे लंबी है, के है वो दूसरी सबसे लंबी है। तो के बताओ दूसरी सबसे लंबी है, तो यहां पे भी देखो 2 नंबर पे, यहां पे भी 2 नंबर पे, यहां पे भी 2 नंबर पे, दूसरी सबसे लंबी है, अच्छी बात है। इसी के अंदर कर देंगे, बात खत्म। पी एम से लंबा है, 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 ठीक है। आर एम से लंबा है,
आर एम से लंबा है, आर एम से लंबा है, और आर एम से लंबा है, आर एम से लंबा है, सही बात है। आगे बोला है एन पी से लंबा है, एन है वो पी से लंबा है, एन 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 पी से लंबा नहीं है, यहां पे पी एन से लंबा है, पी एन से लंबा है, तो मतलब ये गलत हो गया। तो पूछा क्या है, उनकी ऊंचाइयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संभव नहीं होगा, मतलब गलत कौन सा होगा, ये पूछना चाह रहा है कि चार ऑप्शन में से संभवतः गलत कौन सा हो सकता है जो सही नहीं होगा। ये सही नहीं होगा क्योंकि इसने बोला है एन पी से लंबा है, लेकिन यहां पे तो पी एन से लंबा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। बाकी इनको बनाया जा सकता है। आगे बात समझ में, डन है। चलो भी, कुछ छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, सोनिया और सुजाता के बीच में केवल राधिका है, तो चलो भी बनाते हैं। तो सोनिया और सुजाता के बीच में कौन है, राधिका। तो ये लीजिए, सबसे पहले राधिका को बिठाते हैं, ये आगे राधिका, और राधिका किसके बीच में, सोनिया सुजाता के बीच में। तो ये लीजिए, यहां पे मान लेते हैं सोनिया, ये आगे सोनिया, और सोनिया और सुजाता एक बार मान लेते हैं यहां पे आगे सुजाता। कल को ऐसा भी हो सकता है कि सुजाता इस साइड हो और सोनिया इस साइड हो, सोनिया सुजाता के बीच में राधिका है। आगे बोला है दिव्या सोनिया के ठीक बगल में है, दिव्या, तो चलो भी दिव्या इस साइड आ जाएगी, बगल में होगी, तो ये आगे दिव्या, ये आगे दिव्या। सुजाता के ठीक पीछे दो लड़कियां हैं, सुजाता के ठीक पीछे दो लड़कियां हैं, तो एक और दो, दो लड़कियां पीछे हैं, और दिव्या के ठीक आगे केवल एक लड़की है, दिव्या के ठीक आगे एक ही लड़की है, ठीक है। अब तुम खुद सोच के देखो, कल को अगर सोनिया यहां पे आती और सुजाता यहां पे आती, तो सोनिया के पास में कौन होती, दिव्या, सोनिया के पास में दिव्या, और फिर तुम्हें पता चल जाता दिव्या के आगे तो तीन चार लड़कियां हैं, दिव्या के आगे तो कितनी लड़कियां हैं, तीन चार लड़कियां हैं, लेकिन इसने क्या बोला, दिव्या के आगे एक ही लड़की है। कल को सोनिया यहां आएगी तो फिर यहां पे दिव्या आएगी और सुजाता वहां जाएगी, तो सुजाता और राधिका दोनों आगे हो जाएंगी, दोनों आगे हो जाएंगी, लेकिन इसने बोला एक ही लड़की आगे है, मतलब अपना ये डायग्राम एकदम सही है। आगे बात समझ में। पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने स्टूडेंट अभी, 7 बन जाएंगे। डन है अभी। चलो अभी आगे बात करते हैं। दिए गए शब्द के दो दो अक्षरों को, जोड़ों के अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, दो दो अक्षरों को बदलना है, ठीक है। और बदलने के बाद, परिवर्तन के बाद बाएं से छठा अक्षर कौन सा आएगा, बाएं से छठे अक्षर के बायां दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो जब पहले नाम बायां आए बच्चे, फिर दोबारा बायां नाम आए, तो आपस में माइनस करना है। तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो बाएं से चौथा निकालना है, बाएं से चौथा, और बाएं से चौथा निकालोगे तो देखो 1 2 3 4, तो मैं कह सकता हूं कि आंसर ओ आ जाएगा। कैसे, आप दो दो अक्षरों को बताओ पलटोगे या नहीं पलटोगे। पलटना कैसे है, पी आर आपस में पलट जाएंगे, आर पी बन जाएंगे, ओ वी आपस में पलटेंगे, वी ओ बन जाएंगे। ऐसे करके दो दो अक्षरों को पलटना है। तो पलटने के बाद बाईं ओर से 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, दो दो अक्षरों को चेंज करने के बाद, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। शब्द इमेजिनेशन, शब्द के अक्षरों को विपरीत वर्णमाला क्रम के आधार पर सेट कर दिया जाए तो परिवर्तन के बाद शब्दों के बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। अब बिल्कुल मध्य में पूछा है, तो पहले तो काउंट कीजिए इसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं। तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अल्फाबेट है। अब 11 है, मध्य पूछा है, मध्य का मतलब समझते हो क्या, 5 इस साइड, 5 इस साइड और 1 बीच में आएगा। तो हमें तो छठा चाहिए, 5 और 1 6, हमें तो बीच के लिए छठा चाहिए, छठा चाहिए। तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा पूरा बनाएगा मूर्खता वाली बात है। हमें तो केवल बीच का चाहिए, और बीच का मतलब 11, 11 में से 5 इस साइड, 5 इस साइड, 5 और 1 6, बीच का छठा चाहिए। अब इसको उल्टा सेट करो, उल्टा सेट करोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले विपरीत में सेट करोगे तो टी आएगा। टी के बाद अगला नंबर किसका है, अगला बड़ा नंबर है ओ का, फिर आ जाएगा ओ, ओ के बाद एन का, एन कितने, 2 एन है, 1 और 2, उसके बाद एम, ये लीजिए एम आ जाएगा। एम के बाद अगला किसका आएगा, अगला फिर आई का आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए बाईं ओर से छठा, बाईं ओर से छठा निकालोगे आई आ जाएगा। इसने क्या बोला है, अक्षरों को विपरीत में लिखना है, मतलब है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर लिखना है। तो
तो बताइए छठा अल्फाबेट कौन सा आ जाएगा? आई आ जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया? डन है? क्लियर है? अगला, मणि पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है और वह अपनी घड़ी में समय देखता है। तो 3 बज रहे हैं, तो घड़ी और मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? तो देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो इस मणि का मुंह होता उत्तर की ओर, कहां होता? उत्तर की ओर मुंह होता, तो आपको पता है यहां 12, यहां 6, यहां 3, यहां 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अगर मणि का मुंह उत्तर की ओर होता ना, उत्तर की ओर होता, तो घंटे वाली सुई तो आपको पता है 3 बजे होने पे पूर्व में दिखती, घंटे वाली सुई पूर्व में दिखती और मिनट वाली सुई दिखती उत्तर में, मिनट वाली सुई उत्तर में दिखती। ये उत्तर में कब दिखती? जब इस मणि का मुंह होता उत्तर की ओर। अगर उत्तर की ओर होता तो मिनट वाली सुई उत्तर में और घंटे वाली सुई पूर्व में दिखती, लेकिन इसने बोला मणि का मुंह है वो उत्तर में नहीं है, पूर्व की ओर है। तो सोचो मेरा फेस आपकी तरफ है और मैं घड़ी में ऐसे टाइम देख रहा हूं, बिल्कुल 3 ही बजने वाले हैं, ऐसे देख रहा हूं। अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे अगर आप राइट में घुमाओगे पूर्व की ओर, तो जैसे पूर्व की ओर घुमाओगे तो मेरा हाथ भी तो घूम जाएगा, तो हाथ घूमेगा तो ये लीजिए, तो जो सुइया इस साइड है वो सुइया इस साइड चला जाएगा और जो सुइया इस साइड है वो सुइया इस साइड चला जाएगा। तो सोचो जब आदमी की डायरेक्शन चेंज होती है तो सुइया भी तो चेंज होगा नहीं होगा? अगर इसका मुंह उत्तर की ओर होता तो बिल्कुल मिनट वाली सुई उत्तर में और घंटे वाली सुई पूर्व में, लेकिन इसने बोला मुझे 90 डिग्री घुमा दो, और 90 डिग्री घुमाओगे तो मुंह हो जाएगा पूर्व की ओर, और मुंह अगर पूर्व की ओर हो जाएगा तो फिर सुइया भी चेंज हो जाएगा। तो फिर टाइम किस प्रकार से दिखाई देगा वो देखो किस प्रकार से। फिर आपको 3 तो यहां दिखाई देंगे, 12 यहां दिखाई देंगे, 6 यहां दिखाई देंगे, यह आ जाएगा 4 5, उसके बाद 1 2, यहां पे 9 8 7, यह आ जाएगा 7 8 10 और 11। तुम सोचो मैंने थोड़ा सा 90 डिग्री टर्न करवा दिया, जो इस साइड होना चाहिए वो नीचे चला गया और जो ऊपर होना चाहिए वो इस साइड चला गया। क्यों? क्योंकि मणि का मुंह है पूर्व दिशा की ओर है। तो फिर घंटे वाली सुई बताओ कहां चली जाएगी? घंटे वाली सुई चली जाएगी नीचे, दक्षिण में चली जाएगी, और मिनट वाली सुई कहां चली जाएगी? पूर्व के अंदर, मिनट वाली सुई पूर्व के अंदर। तो बताओ जब ये एंगल चेंज होगा तो इसका भी चेंज होगा, घंटे वाली नीचे, मिनट वाली इस साइड। तो आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व आ जाएगा, और दक्षिण पूर्व किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अभी। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फटाफट। यहां तक समझ में आ गया ना बच्चों? चलो, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं, चलो अभी इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। जब वो एक दूसरे की ओर मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के ठीक सामने पड़ रही है, सामने। आपको पता है कि सुबह के समय सूरज होता है पूर्व दिशा में, सुबह के समय सूरज कहां होता है? पूर्व दिशा में। डन है? तो परछाई कहां जाएगी? परछाई जाएगी आपकी पश्चिम में, परछाई कहां जाएगी? पश्चिम में जाएगी। अब इसने क्या बोला? एक्स और वाई एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, एक्स और वाई एक दूसरे के आमने सामने। और नोटिस करो इसने बोला वाई की छाया एक्स के ठीक सामने है। तो देखो वाई तो जा रहा है पश्चिम की ओर, एक्स आ रहा है पूर्व की ओर, और सुबह के टाइम सूरज होता है पूर्व दिशा में। तो सोच के देखो अगर वाई पश्चिम की ओर जाएगा तो उसकी परछाई भी तो उसके आगे आगे गिरेगी, ठीक है? और एक्स जो उसके सामने से आ रहा है, वाई की परछाई बताओ देखेगा नहीं देखेगा? एक्स इस प्रकार से, वाई इस प्रकार से, वाई की छाया एक्स को एकदम साफ दिखाई दे रही है और एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, सुबह का टाइम है। डन है? तो पूछा क्या है? एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो एक्स का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? पूर्व की ओर हो जाएगा। आगे बात समझ में? डन है? 5 व्यक्ति KLMNP एक ही महीने में 5 अलग अलग तारीखों पे वेतन मिलता है, ठीक है? सबसे पहले बोला अर्थात 1 2 3 4 5 को मिलता है वेतन, बढ़िया है। एल को एम के ठीक बाद की तारीख में वेतन मिलता है। एल को है ना, एल को एम के ठीक बाद मिलता है, एल को एम के बाद मिलेगा तो ये लीजिए, एम को पहले मिलेगा,
एल को एम के बाद मिलेगा। ठीक है, आगे क्या बोला, आगे बोला कि एन को के ठीक पहले, तो सबसे पहले था एल को एम के ठीक बाद मिलेगा, एन को के ठीक पहले वेतन मिलेगा। तो बताओ एन को के से ठीक पहले मिलेगा, एन को के से ठीक पहले मिलेगा, और आगे क्या बोला, पी को के ठीक बाद मिलेगा। ये लीजिए, पी को के ठीक बाद मिलेगा। डन है। आगे बोला पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है। अब पी को अगर 3 तारीख को मिलेगा तो कह सकता हूं क्या सबसे पहले मिलेगा एन को, फिर मिलेगा के को, फिर मिलेगा पी को। पी को 3 तारीख को वेतन मिलता है, एन को के से पहले मिलता है, पी को के बाद मिलता है। अब इन दोनों को भी सेट करना पड़ेगा, और सेट करना पड़ेगा तो कह सकता हूं कि यहां पे एम आ जाएगा और यहां पे एल आ जाएगा। डन है। तो एम को वेतन कब मिलेगा, 4 तारीख को, और इसको मिलेगा 5 तारीख को वेतन मिलेगा। तो पूछा क्या, बताइए एम को किस तारीख को वेतन मिलेगा, तो 4 तारीख को मिलेगा। आगे बात समझ में, पहले मैंने पी के एन को सेट कर दिया, बोला एन को के से पहले, एन को के से पहले, पी को के बाद, पी को के बाद, एल और एम को लगातार सेट कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलो भी, ये जो मैं पैसेज का क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा था वो क्वेश्चन ये है जिसको ढंग से सोल्व करना है। पैसेज को पहले आराम से पढ़ो और पढ़ने के बाद उत्तर देना है। ठीक है, चलो भी पढ़ते हैं। रेबीज एक रोग है जो रेबीज संक्रमित जानवर साधारणतः कुत्ते के काटने से मनुष्य एवं जानवरों में संचारित होता है। मतलब रेबीज एक रोग है, और कोई रेबीज हुआ कुत्ता अगर किसी को काट लेगा ना, साधारण आदमियों को काट लेगा या किसी जानवर को काट लेगा, तो उसके अंदर भी वो फैल जाता है। ठीक है, यह संक्रमित जानवर की लार में उपस्थित विषाणु के द्वारा होता है। उसकी लार में है ना, ये रेबीज रोग होता है जो काटने की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है। ठीक है, जो पीड़ित के घाव पर जमा हो जाता है, मतलब काटेगा तो पीड़ित के घाव तो होगा और फिर वहां जाके जमा हो जाएगा तो उसको भी रेबीज हो जाएगा, और कई गुना बढ़कर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की ओर बढ़ जाता है। मतलब वो ना दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, उसके बाद वो भी लार वगैरह फेंकने लग जाता है, उसकी भी हालत खराब हो जाती है, एक तरीके से उसके भी रेबीज हो जाता है। ठीक है, वो दिमाग पे जाके कंट्रोल करता है। रेबीज का सबसे बड़ा काम यही है, अपने उसके दिमाग को पूरा कंट्रोल कर लेगा और उसको पागल बना देगा एक तरीके से। ठीक है, यदि इलाज नहीं कराया गया तो इस प्रकार के लगभग आधे केसों में रेबीज विकसित हो जाता है। रोगों के लक्षण काटने के 1 से 3 महीने बाद शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे काटेगा उसके 1 या 3 महीने के बाद पता लगने लग जाते हैं भाई इसको फिर रेबीज हो चुका है। भारत में रेबीज के निदान के लिए बहुत कम लेबोरेटरी जांच उपलब्ध है। मतलब बहुत कम जांचें उपलब्ध है इसके बारे में पता लगाने के लिए कि रेबीज है या नहीं, जांच के लिए। ठीक है, कुत्ते के काटने से हुए घाव को साबुन और पानी से तत्काल धो लेना चाहिए। ये एहतियात आपको जैसे काटे ना, काटने के बाद हाथों हाथ आप साबुन से धो लो, धोने वाला काम करना है, साबुन से धोएं और उसी टाइम धोना है तत्काल जब वो काट लेता है। ठीक है, और इसके साथ साथ घाव का इलाज सेटावाइन स्प्रिट या फिर आयोडीन के घोल से भी किया जा सकता है। मतलब आयोडीन के घोल से भी तुम इसका इलाज कर सकते हो या फिर सेटावाइन से भी कर सकते हो काम में लेने के लिए, लेकिन काटने के तुरंत बाद उसको धोना है जल्दी से, ये काम करना है। ठीक है, पढ़ लिया अच्छे से। पढ़ने के बाद बच्चे अब आपको क्वेश्चन देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घाव के द्वारा दूसरे जानवरों को संचारित हो सकता है। तो देखो, रेबीज जानवर के काटने से है ना, उसकी लार से दूसरे व्यक्ति के अंदर या जानवर के अंदर फैलता है, उसके खुले कटे घाव की वजह से नहीं फैलता। जैसे मान लीजिए मुझे खा गया वो और मेरा घाव खुला है, और खुला है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाले में फैल जाएगा, खुला है तो नहीं। मेरी रेबीज हो चुका है और मैंने किसी को काट लिया, मेरी लार उसके घाव में जमा हो जाएगी, उसके बाद ही वो फैलना स्टार्ट होगा। तो खुले कटे घाव की वजह से रेबीज नहीं फैलता, काटने की वजह से फैलता, उसकी लार की वजह से फैलता है। तो ये आ जाएगा निश्चित रूप से गलत आ जाएगा, निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, गलत। अगला है, रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित रूप से रेबीज का फैलाव होता है। तो बिल्कुल सही बात है, निश्चित सही है। रेबीज का संक्रमित कोई जानवर है वो किसी दूसरे को काट लेगा तभी तो उसका फैलाव होगा, तो बिल्कुल सही बात है, यही बात उसने बताई थी। अगला है, रेबीज के पहचान के लिए घरेलू कुत्तों की लार की समय समय पे जांच करनी चाहिए। तो देखो, मैं तो इसके लिए ये मानूंगा कि ये जो इसका आंसर है ना,
निश्चित नहीं है, मतलब डाटा अपर्याप्त है। हमें लेबोरेटरी ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि लार की समय समय पे जांच करवानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये जरूर दे रखा था कि भी रेबीज का पता कैसे चलता है भाई, 1 से 3 महीने के अंदर पता चल जाता है, तो सेवाएं पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि उसकी लार को लगातार उसकी जांच करनी चाहिए, तो जांच करने का आप देख लीजिए पैसेज में कहीं नहीं दे रखा, जांच के बारे में कहीं नहीं दे रखा कि उसकी लार की समय समय पे जांच होनी चाहिए। हमारे पास लेबोरेटरी की कमी है, लेबोरेटरी की कमी है, लेकिन जांच के बारे में ये नहीं बोला कि टाइम टू टाइम उसकी जांच हो। लेकिन एग्जामिनर ने क्या माना है मैं बता देता हूं। एग्जामिनर ने निश्चित रूप से सही माना है, सत्य माना है। क्यों? उसने बोला है कि भाई लार की वजह से फैलता है, तो लार की जांच के बारे में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में दे रखा है, जबकि स्टेटमेंट में ऐसा नहीं दे रखा। लेबोरेटरी के बारे में दे रखा है कि अपने पास में लेबोरेटरी बहुत कम है, लेबोरेटरी बहुत कम है जांच की, और हमें ज्यादा से ज्यादा उसकी जांच करवानी चाहिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से सत्य मान लिया गया। क्यों? क्योंकि भी लार से फैलता है और लार की समय समय पे जांच होनी चाहिए। और सही क्यों कर दिया? क्योंकि कुछ अपने पास ज्यादा उपलब्ध नहीं है, कुछ लेबोरेटरीज उपलब्ध हैं जहां पे हम जांच करवा सकते हैं, तो इसका मतलब समय समय पे जांच करवानी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग फिर ये अपना बी वाला राइट हो गया। आगे बात समझ में? निश्चित सही कर दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत पैसेज में दिया होना चाहिए था, लेबोरेटरी के बारे में और भी दिया होना चाहिए था, लार की जांच के बारे में कुछ लिखा होना चाहिए था, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप निश्चित सही मानेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत भी लिखा है तो वो भी हमें निश्चित सही मानना पड़ेगा। संभवतः सही से ज्यादा निश्चित ही मानना पड़ा, एग्जामिनर मान रहा है, ठीक है। तो भाई आज का सेशन अपना कंप्लीट है। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपना ध्यान रखें, माता पिता का ख्याल रखें, और घर में अगर ड्रम वगैरह सीमेंट वगैरह है तो उनको बाहर निकाल दीजिएगा, बाहर रख दीजिएगा, ठीक है जी। धन्यवाद।